चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। हेडिंग में डालेंगे वेलोसिटी फिल्टर। क्या बता रहा है ये? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड, है ना। देखिए आपको पता है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करेंगे, फेंकेंगे, तो वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। मान लीजिए उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस, अगर मान के चलिए उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस ज्यादा हो जाता है, तो वो कुछ इस तरह से घूम के यहाँ पे बाहर निकलने की सोचेगा। यही होगा, है ना। मेरे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं और सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, मान लीजिए, ठीक है। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसमें बहुत सारे की वेलोसिटी बहुत तरह से है ना। तो हम चाहते हैं ना उसमें से कोई एक वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड को पास कर जाए बिना डेविएट किए हुए, मतलब बिना मुड़े हुए, ठीक है। बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है और सारे चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना, वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ है ना। अब उसमें से कोई एक ऐसा वेलोसिटी है जो जो एक ऐसा चार्ज है, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और भी बहुत सारा है, मान लीजिए 1100 मीटर पर सेकेंड का है, 1200 मीटर पर सेकेंड का है, ठीक है, 900 मीटर पर सेकेंड का है, बहुत सारा है। लेकिन हम उसमें से सिर्फ एक वेलोसिटी वाला चार्ज को चाहते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड से बिना डेविएट किए हुए, बिना मुड़े हुए क्या हो जाए, पास कर जाए, ठीक है। जैसे आपको वाटर फिल्टर क्या करता है, सारा जो कचरा होता है उसको रोक देता है और जो प्योरीफाइड पानी है वो देता है, हाँ या ना। तो मतलब यहाँ पे अगर इतने सारे चार्ज पार्टिकल हैं, तो जो मेरे काम करना है वो तो मेरा कचरा है, तो हम क्या चाहेंगे, वो रुक जाए, ठीक है। और वो रुक जाए और बाकी जो हमको चाहिए, जो जो 1000 मीटर पर सेकंड वाला वेलोसिटी है, ये यहाँ से यहाँ पास कर जाए। लेकिन जैसे हम चार्ज को यहाँ इस फील्ड में फेंकेंगे ना, तो होगा क्या कि ये इस फील्ड में जाने के बाद ये चार्ज तो मुड़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, है कि नहीं? यही होगा, नहीं है ना। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स ऊपर रहेगा, तो ये इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है। और मुड़ेगा तो ये इसको पास होने नहीं देगा बिना डेविएशन के, ठीक है। अब जब ये पास नहीं होगा, लेकिन हमको पास करवाना है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करवाना होगा, ठीक है। हम लोगों को कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना होगा। तो जुगाड़ अब हम लोग क्या लगाए, ठीक है। देखिए अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो चार्ज हमको पास करवाना है, ठीक है, इसके ऊपर नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये तो बिना डेविएशन के पार कर जाएगा, समझ में आ रहा है। फोर्स लग रहा तभी ना मुड़ रहा है। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो क्या होगा, बिना डेविएशन पास कर जाए। अभी हमने देखा कि यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा था, ऊपर की तरफ। तो अगर हम नीचे की तरफ उतना ही फोर्स लगा दे, तो इसके ऊपर तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना, नेट फोर्स जीरो। और नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो बिना डेविएशन के ये क्या होगा, पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाने के लिए क्या करें हम लोग, एक तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो लगा दिए, तो एक तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है जो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। एक और क्या अरेंजमेंट करें, तो हम करते क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिए, ठीक है, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। तो अब क्या हुआ कि हमने जो चार्ज को भेजा है, तो ये चार्ज जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर मूव करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स
क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या पढ़े हैं, क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़े हैं, क्यू वी बी। क्यू और क्यू कट गया, वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई बाई बी। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके चार्ज का वैल्यू ई बाई बी के रेशियो के सॉरी, अगर आपके चार्ज के वेलोसिटी का वैल्यू ई बाई बी के रेशियो के बराबर आता है, ठीक है, तो उस वाले चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा और वो चार्ज इस फील्ड से क्या होगा, पास कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये वेलोसिटी फिल्टर क्या है, ये एक डिवाइस है। क्या है, एक डिवाइस है जो उस चार्ज को पास होने देता है, ठीक है, जो आपको चाहिए, मतलब वेलोसिटी को, वो वेलोसिटी के हिसाब से वो क्या करता है, उसको फिल्टर कर लेता है। ठीक है, एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी का चार्ज जो आपको चाहिए कि हाँ हमको बस यही चार्ज मिले, तो सिर्फ क्या होगा, वही मिलेगा, बाकी सारा चार्ज क्या होगा, मुड़ जाएगा। समझ में आया क्या बोले। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ v इक्वल टू क्या हो गया, ई बाई बी। अब मैंने बोला था कि 1000 मीटर पर सेकंड जिसकी वेलोसिटी होगी वो पास कर जाना चाहिए। 1000 मीटर वेलोसिटी होने के लिए, मीटर पर सेकंड, तो ई वी इक्वल टू कितना होना चाहिए, ई बाई बी। हाँ या ना, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड का 1000 टाइम्स होना चाहिए। हाँ या ना, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का 1000 गुना होगा तो फिर वेलोसिटी आपको कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। और 1000 वेलोसिटी जो चार्ज का होगा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं रहेगा और वो चार्ज इस फील्ड से क्या होगा, बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगा, और इससे ज्यादा और कम वाला जो होगा वो मुड़ेगा। समझ में आया बात। ठीक है, क्लियर है। तो वेलोसिटी फिल्टर क्या है, ये एक डिवाइस है जो एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी के चार्ज को क्या करता है, पास होने देता है, बाकी सारे चार्ज को वो क्या करता है, रोक लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लिखेंगे वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर लिखिए। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, it is a device that allow, that allow, that allow charge of, that allow charge of certain required velocity, that allow charge of certain required velocity, charge of certain required velocity to pass through it, to pass through it, to pass through it without getting deviated, to pass through it without getting deviated, to pass through it without getting deviated। ठीक है, समझ गए बात। एक चीज और देखिए, अगर v का वैल्यू छोटा हो जाए e बाई बी से, e बाई बी के रेशियो से अगर v का वैल्यू छोटा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो चार्ज किधर मूव करेगा, जिधर ज्यादा है, तो चार्ज विल बेंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी तरह से अगर v का वैल्यू, यहाँ पे v का वैल्यू कम था e बाई बी से, यहाँ पे v का वैल्यू ज्यादा हो जाए किससे, e बाई बी से, तो हम बोलेंगे कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो चार्ज जो है, चार्ज विल बेंड, किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी का वैल्यू कम हो जा रहा है, ई बाई बी का रेशियो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो ई बाई बी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। और अगर v का वैल्यू ज्यादा हो जाता है ई बाई बी से, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स ज्यादा हो जा रहा है, तो चार्ज जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, लिखिए इसको, डायग्राम बना के लिखना है।
स्विच ऑन कीजिए यार इस बोला। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ हुआ समाप्त। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस बेस्ड ऑन
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल डिवाइस बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोग को पढ़ना है गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर, इसमें पढ़ना है एमीटर के बारे में, इसमें पढ़ना है वोल्ट मीटर के बारे में, और नहीं पढ़ना है साइक्लोट्रॉन के बारे में। ये टॉपिक हटा दिया गया हमारे सिलेबस से, ठीक है, लेकिन जब तक ये था तब तक ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब एवरी ईयर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ जाता था इस। लिखिए लिखिए। आगे बढ़े, लिख लिए। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, है ना, ये तीन हम लोगों को पढ़ना है। हो गया। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेजर कर सकता है, ठीक है, कि कितने मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर, एमीटर क्या करता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करता है ना। एमीटर जो है आप लोग पढ़े हैं, ये सिर्फ क्या मेजर करता है? करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर ये करंट का मैग्नीट्यूड भी मेजर कर सकता है और करंट का डायरेक्शन भी बता सकता है हम लोगों को, ठीक है। लिखेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लिखेंगे इसमें, it is an electrical device, it is an electrical device, it is an electrical device which is used to measure, which is used to measure the magnitude, which is used to measure the magnitude and direction, and direction of electric current, of electric current in an electrical circuit, of electric current in an electrical circuit, ठीक है। देखिए गैल्वेनोमीटर में ना दो तरह का आता है। एक को हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। रेक्टेंगुलर कॉइल पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में, तो उस तरह से कॉइल मूव करता है। एक को बोलते हैं मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो तरह का होता है, एक सस्पेंडेड टाइप, मतलब लटका हुआ होगा, और एक पाइवोटेड टाइप, मतलब अटका हुआ होगा। मूविंग मैग्नेट में दो आता है, एक होता है साइन गैल्वेनोमीटर और एक होता है टैंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है? सिलेबस में है मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉइल मूव करेगा, लटका हुआ होगा, ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर। लिखिए।
सस्पेंडेड टाइप और पाइवोटेड टाइप। हो गया, लिख लिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे। मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखिए हेडिंग लिख लिया ना आप लोग, देखेंगे इधर है ना। मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर में क्या क्या होता है ये चीज समझेंगे हम लोग। ये जो है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डब्बा है, ठीक है। अब इस डब्बे के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो समझते हैं, है ना। देखिए ये गर्दन जैसा दिख रहा है ना, और गर्दन के ऊपर क्या होता है, हेड, है ना। यहाँ पे भी हम लोग हेड बोलते हैं, और इस हेड का नाम है टॉर्शन हेड। ठीक है, इसका नाम है टॉर्शन हेड। क्या नाम है, टॉर्शन हेड। अब ये टॉर्शन हेड क्या है, तो ये वर्टिकल स्क्रू है
जो कि वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन मूव करेगा, ठीक है, वर्टिकली अप मूव करेगा या फिर वर्टिकली डाउन मूव करेगा, है ना। इसके बाद इसके साइड साइड में हम लोग मैग्नेट के दो पोल लगाते हैं। ये मैग्नेट के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट का पोल है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। क्या करता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या होता है, तो इसके वजह से टॉर्क हमेशा मैक्सिमम रहता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे, इसकी वजह से टॉर्क हमेशा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे ये जो टॉर्शन हेड है, यहां से हम लोग एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर लटकाते हैं, मतलब फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज से बना हुआ एक वायर है, ठीक है। और इस वायर के एंड में लगा देते हैं, हम लोगों ने जो पढ़ा था रेक्टेंगुलर कॉइल, उस रेक्टेंगुलर कॉइल को यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल क्या चीज का बना होता है, तो ये अंदर में इसमें सॉफ्ट आयरन कोर रहता है, और ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर वायर जो है वो लपेटा होता है। इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या होता है, इसके ऊपर लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। और इस सॉफ्ट आयरन कोर का जो दूसरा एंड है, इस दूसरे एंड को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक पतले से स्प्रिंग से, जिसको हम हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेयर स्प्रिंग, ठीक है। अब और ये हेयर स्प्रिंग जो है, ये इस गैल्वेनोमीटर के बेस में टाइट कर दिया जाता है। हेयर स्प्रिंग को क्या किया जाता है, गैल्वेनोमीटर के बेस में टाइट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ऑरेंज वाला आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है फॉस्फोर ब्रॉन्ज, फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर। ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, ABCD, ठीक है। ये है आपका हेयर स्प्रिंग। क्या है ये, हेयर स्प्रिंग, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे क्या होगा कि यहाँ पे नट और बोल्ट का अरेंजमेंट रहता है। किसका अरेंजमेंट रहता है, नट बोल्ट अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, तो इस नट बोल्ट अरेंजमेंट में हम लोग इस वायर को ले आके क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से
हेयर स्प्रिंग से एक और वायर लेते हैं और नीचे में भी एक नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट रहता है, तो नट और बोल्ट के अरेंजमेंट में इसको भी हम लोग फिट कर देते हैं। ये है आपका मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, अब आप गैल्वेनोमीटर के जहाँ पे रखेंगे वो जगह हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, बड़ा बड़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, बेस में एक स्क्रू लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू। ये स्क्रू क्या करता है, ये गैल्वेनोमीटर को लेवल करने के काम आता है ताकि आप लोगों का जो रीडिंग है वो सही आए। क्योंकि ऐसे भी कॉइल जान रहे हैं आपकी, कॉइल जो है वो लटका हुआ है। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर को टेढ़ा रख देंगे तो कॉइल तो पहले ही से ना लटका हुआ रीडिंग देगा, है ना। तो ये लेवलिंग स्क्रू है, इसको L1 L2 इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेवलिंग स्क्रू। तो ये है आपका बनावट किसका, मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है ये समझते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि आपको ये सब चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गैल्वेनोमीटर दे दिया गया होगा, ये इस तरह से यहाँ पे ये क्या है, अंदर में वो उसके लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ के बाद आपका काम चालू होता है। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, उस सर्किट में वायर का दो एंड होगा, एक एंड को इस वाले नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट से कनेक्ट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो दो एंड था, ये हम लोग ने क्या किया, दोनों एंड को गैल्वेनोमीटर के दो नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब देखिए जैसे की को करेंगे बंद, ये काम कैसे करेगा समझिए, वर्किंग इसका, कंस्ट्रक्शन तो समझ गए, वर्किंग देखिए। जैसे की को बंद करेंगे तो अब देखेंगे तो ये सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, हाँ या ना। और सर्किट अगर क्लोज हो जाता है तो वहां से करंट का फ्लो होगा। तो जैसे की को बंद किए, सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, और ये करंट कहाँ पहुंचा, रेक्टेंगुलर कॉइल में। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पे टॉर्क लगेगा, हाँ या ना। और यहाँ पे मैंने बोला है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, कितना बताए थे मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू, बीना के बराबर, यही था ना। तो इस टॉर्क के वजह से ये कॉइल क्या होगा, जो ऐसे रखा हुआ था वो अब डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मुड़ जाएगा। जो टॉर्क इसको मोड़ता है, इस टॉर्क को हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो आप करंट फ्लो करवाए हैं तो इस तरह से ये डिफ्लेक्ट करेगा करेगा करेगा, एक जगह कहीं पे जाकर के रुकेगा, और जहां पे रुकेगा वहां पे ये आपको आपका रीडिंग दे देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो एक तो यहाँ पे टॉर्क मिला आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, इसमें बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। और ए क्या है,
एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है, और टाउ से टाउ डीईएफ से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो अब ये कॉइल जो पहले ऐसे था वो करंट के फ्लो करने की वजह से ऐसे मुड़ा और मुड़ने के बाद हमको रीडिंग दे दिया, ठीक है। इस कॉइल के ऊपर एक और टॉर्क लगेगा। कौन सा टॉर्क? तो अब देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ठीक है। तो जब ये मुड़ेगा तो स्प्रिंग भी साथ में मुड़ेगा, मुड़ेगा ना, ठीक है। ये स्प्रिंग का काम क्या होगा कि जैसे ही आप करंट को बंद कर देंगे तो ये जो कॉइल मुड़ गया है इसको अपने जगह पे भी तो लेकर के आना है, इसको ओरिजिनल पोजीशन रीस्टोर करवाना है, हाँ या ना। इस वजह से यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाए हैं और स्प्रिंग एक टॉर्क लगाता है जिसको हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। रीस्टोरिंग टॉर्क क्यों बोल रहे? क्योंकि ये कॉइल के ओरिजिनल पोजीशन को क्या करके देगा? रीस्टोर करके देगा। क्या करके देगा? रीस्टोर करके देगा, ठीक है। अब देखेंगे इधर हम लोग बोलते हैं कि के जो है ये है रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। अब इसका मतलब क्या है सर? रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब है कि 1 डिग्री मोड़ने के लिए हमको कितना टॉर्क लगाना पड़ रहा है? के टॉर्क लगाना पड़ रहा है, ठीक है। के का वैल्यू है, के को हम क्या बोले? इधर देखिए, इधर के को हम क्या बोले? रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट बोले तो 1 डिग्री रोटेट करवाने के लिए हमको कितना टॉर्क देना पड़ रहा है? के टॉर्क देना पड़ रहा है। अब ये कॉइल जो मुड़ा है ये किसी एंगल से मुड़ा होगा, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, कुछ तो मुड़ा होगा। मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल से मुड़ा है। कितने से? तो थीटा को हम एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो 1 डिग्री के लिए आप के टॉर्क लगा रहे हैं, थीटा एंगल मुड़ने के लिए आप कितना टॉर्क लगाएंगे? के थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब मुड़ने के लिए जो टॉर्क लगा रहे हैं इस टॉर्क को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, टाउ आरईएस। ये क्या कहलाता है? रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। अब ये रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा? सच में तो कितना होगा? कितना बोले आप लोग? के इंटू थीटा। अब होगा क्या? जब ये कॉइल मुड़ रहा था पहले करंट के वजह से, ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसीलिए अपने तरफ मुड़ करके ले गया, है ना। लेकिन एक पॉइंट पे आके ये रुक गया, ठीक है। इस तरह से मुड़ने के बाद क्या हो गया? रुक गया। और वहीं पे आपको क्या हुआ? रीडिंग मिला, ठीक है। जहां पे ये रुका होगा तो अभी तो यहाँ पे दो दो टॉर्क काम कर रहा है, एक डिफ्लेक्टिंग और एक रिस्टोरिंग। जब ये रुक गया होगा मतलब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया है, और इक्विलिब्रियम पे दोनों टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, हाँ या ना। तो हम बोलते हैं कि एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है बच्चों? बीना। रीस्टोरिंग कितना है? के थीटा। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? के थीटा बाई एन बी ए हो जाएगा। आई को इधर ही रहने दिए, एन बी ए को इधर ले आए। ये देखिए के जो है ये इस स्प्रिंग का क्या है? रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है। हर एक स्प्रिंग का रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जो स्प्रिंग लीजिएगा उसके लिए उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आपने कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न लगाया है ये तो अपने आप अंदर में जाके चेंज नहीं होगा, तो एन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बी, जो मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए हैं अपने आप तो अंदर में वैरी नहीं करेगा, नहीं करेगा। कॉइल का जो एरिया ले लिए वो भी क्या होगा? वैरी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे के एन बी ए ये सब क्या है? कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट की जगह हम लिख देते हैं जी इंटू थीटा, वेयर जी इज इक्वल टू होता है के बाई एन बी ए एंड इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब जब आप गैल्वेनोमीटर खरीदने जाएंगे ना तो उसके स्पेसिफिकेशन में आपको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? लिख करके दिया हुआ होगा। इसका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इतना है, मतलब के बाई एन बी ए का वैल्यू वो आपको दे देगा, ठीक है। आप थीटा मेजर करेंगे तो जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोले? लेकिन बात यह है कि अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस इसको सर्किट में लगाइए, ये डायरेक्ट आपको क्या करेगा? करंट का वैल्यू
दे देगा, इसको कैलकुलेट यहीं से कैलकुलेट करके वो देता है डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया बात, है ना। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाइए, नीचे से बनाना स्टार्ट करेंगे डायग्राम, है ना, नीचे से बनाएंगे, ठीक है। नीचे ड्रॉ कीजिए पहले लाइन ये वाला, उतना जगह में नहीं बनेगा, अच्छा से बनेंगे, जगह बचाते हैं लोग। नीचे से बनाना चालू करेंगे, है ना, यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कीजिए जब नीचे, हाँ हाँ, तो इम्पोर्टेंट है ये, मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, टॉपिक छोड़ने का नहीं है किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। 5 नंबर, ड्रॉ किए नीचे वाला लाइन। देखिए नीचे वाला लाइन ड्रॉ करने का फायदा क्या होता है वो बताते हैं, ठीक है। जब आप नीचे वाला लाइन ड्रॉ कर लिए होंगे तो उसके बाद एक आध लाइन और छोड़ भी सकते हैं, और अब हम जो लिखवाएंगे उसको लिखेंगे, लिखिए, लिखिए, लिखेंगे, मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ, टेबल में लिख दीजिए, कहाँ लिखे मतलब, कहाँ लिखिए, नहीं नहीं, इसके नीचे अब लिखना चालू कीजिए, जो छोड़ना था वो हम छोड़वा दिए आप लोग से, छूट गया आप लोग का, लिखिए, मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ, लिखिए बाबू, मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ, मूविंग कॉइल सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ, नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में टॉर्शन हेड, नंबर 1 में लिखेंगे टॉर्शन हेड, नंबर 1 में लिखे टॉर्शन हेड, लिखेंगे इसमें, इट इज अ वर्टिकल स्क्रू, इट इज अ वर्टिकल स्क्रू, इट इज अ वर्टिकल स्क्रू, स्क्रू स्क्रू, SCREW, screw, which can move, which can move vertically up and down, which can move vertically up and down, which can move vertically up and down. नंबर 2 में लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 2 में लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लिखेंगे इसमें, these are, these are the two pole pieces, these are the two pole pieces of magnet, these are the two pole pieces of magnet that provides, that provides, that provides radial magnetic field, that provides radial magnetic field, that provides radial magnetic field। उसके नीचे की लाइन में नोट में लिखेंगे, नोट में, उसके नीचे की लाइन में नोट में लिखेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स मैक्सिमम टॉर्क, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स मैक्सिमम टॉर्क, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। नंबर 3 में लिखेंगे रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, नंबर 3 में रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, लिखेंगे इसमें, इट इज अ कॉइल, it is a coil, it is a coil in which insulated copper wire,
in which insulated copper wire is wounded over WOUNDED is wounded over soft iron core soft iron core soft iron core 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 soft iron core full stop. उसी में लिखेंगे आगे में this coil is suspended this coil is suspended this coil is suspended from torsion head with the help of phosphor bronze wire with the help of phosphor bronze wire in between the radial magnetic field in between the radial magnetic field in between the radial magnetic field in between the radial magnetic field. ठीक है, उसके बाद चौथे पॉइंट में आ जाएंगे हेयर स्प्रिंग हेयर स्प्रिंग हेयर स्प्रिंग लिखेंगे it is a soft spring whose one end is connected with the free end of rectangular coil whose one end is connected with free end of rectangular coil and other end is fixed to the base of the galvanometer to the base of the galvanometer ठीक है, is fixed to the base of the galvanometer. पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे लेवलिंग स्क्रू L1 and L2 लेवलिंग LEVELING लेवलिंग स्क्रू L1 and L2 लेवलिंग स्क्रू L1 and L2 लिखेंगे these are the screw which is used to level the galvanometer ठीक है. अब वर्किंग में आएंगे लिखेंगे वर्किंग लिखिए वर्किंग हाँ लिखेंगे as soon as वर्किंग हेडिंग में लिखेंगे वर्किंग उसमें लिखेंगे as soon as key is closed current begins to flow as soon as key is closed current begins to flow through the galvanometer and we know that when a current carrying coil is kept in magnetic field it experiences torque full stop
current carrying coil is kept in magnetic field. It is kept in magnetic field. It experiences torque. It experiences torque. Full stop. Due to this torque, it experiences torque. हाँ लिखिए. Due to this torque, हाँ उसी में आगे लिखिए. Due to this torque, coil gets deflect. Due to this torque, coil gets deflect. Coil gets deflect. Coil gets deflect, and it is known as deflecting torque. And it is known as deflecting torque. And it is known as deflecting torque. Deflecting torque. ठीक है. उसके बाद ये लिखिए. टॉर्क डिफ्लेक्टिंग इक्वल टू बी ना, यहां से लेके यहां तक एरिया तक लिखिए. यहां से लेके यहां तक है ना, यहां तक सिर्फ एरिया तक लिखेंगे. हो गया. हाँ बस यहाँ एरिया ऑफ कॉइल तक. चलिए इसके बाद लिखेंगे वन मोर टॉर्क. वन मोर टॉर्क. नहीं नहीं उसी में, इसके नीचे के लाइन में. हम हेडिंग बोलना हो तो हम बोल देंगे. जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं लिखते जाइए. चलिए वन मोर टॉर्क act on the coil. One more torque act on the coil. One more torque act on the coil due to presence of hair spring. 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 Full stop. It is known as restoring torque. It is known as restoring torque. It is known as restoring torque. Full stop देखिए. This torque will bring back the coil. This torque will bring back the coil to its original position. Coil to its original position. इसके बाद यहां से लिखेंगे, यहां से लेके पूरा लिखेंगे यहां तक. यहां से लेके ये वाला के से लेके पूरा इधर, फिर ये इधर लिखिए. यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए. यहां से इधर, फिर यहां से इधर. जो बचा हुआ है उसको लिखिए. एरिया तक लिख लिए ना यार. उसके बाद जो बच गया उसको लिख लीजिए. और उसको लिखिए ना फिर डायग्राम.
लिख लिए? तो ये टॉपिक हमारा हुआ ओवर। इसमें एक चीज और बताना है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो कल बताएंगे। कल ये चैप्टर कर देंगे हम लोग समाप्त, ठीक है? कल ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, है ना? ओके, आज का क्लास